अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। सबसे पहले जिक्र 10 तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे 10 तक। आसिफ अली जरदारी की नैब में पेशी, बिलावल भुट्टो की धमकियां, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्जाम, कराची की बेहतरी के लिए सियासी इत्तेहाद, वजीर आला का आईनी इख्तियार शेयर न करने का ऐलान। क्या सियासी मफाहमत की बेल मुंडेर चढ़ पाएगी? फिर कैम्ब्रिज के मुतनाज़ नताइज, पाकिस्तान में ए लेवल और ओ लेवल्स के तलबा सरापा एहतजाज, पाकिस्तानी तलबा को ग्रेडिंग सिस्टम से मसाइल क्यों हैं, तलबा और तालिबात यूनिवर्सिटीज में दाखिला क्यों नहीं ले सकेंगे, ये सवाल भी आज के 10 तक में उठाएंगे। और फिर बात करेंगे तेजी से बदलता हुआ आलमी मंजरनामा, भारत इसराइल के मजबूत होते ताल्लुकात, पाकिस्तान के लिए नए चैलेंजेस, ऐसे में पाकिस्तानी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। में सब्ज के मौसम में पाकिस्तानी सियासत में गर्मी आती नजर आ रही है। एक जानिब मरियम नवाज ने कई माह खामोश रहने के बाद अपनी चुप तोड़ दी है और उसके बाद मुल्क की सियासत में एक बार फिर से उन्होंने जबरदस्त एंट्री दी है, तो दूसरी जानिब ऑपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में एहतजाज की प्लानिंग कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इस वक्त फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई दे रही है। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद की नैब अदालत में तोशा खाना केस के सिलसिले में पेश हुए। सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम देखा गया, जबकि पीपल्स पार्टी की मकामी और कौमी क़यादत भी इस मौके पर मौजूद दिखाई दी। समात के दौरान माहौल काफी टेंस रहा। दौरान समात नैब प्रोसिक्यूटर और माविन वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, जहां माविन वकील का कहना था कि यहां मीडिया को सुनाने के लिए बातें ना करें। समात के दौरान नवाज शरीफ के मामले पर अदालत ने उनकी समात मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। इस मौके पर जो नवाज शरीफ साहब का मामला है, तोशा खाना रेफरेंस के अंदर उनकी समात मंजूर की गई है। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी मौखर की गई है। अब नवाज शरीफ की हद तक केस की समात 25 अगस्त को होगी, जबकि आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद पर फर्द जुर्म 9 सितंबर को आयद की जाएगी। अदालत के बाहर बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत की जानिब से दबाव डालने का इल्जाम भी लगाया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी काफी गुस्से में दिखाई दिए। वो क्या कह रहे थे, हुकूमत को कैसे आड़े हाथों ले रहे थे, इस तमाम तर मामले के बाद उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हम महसूस कर रहे हैं, हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम पे दबाव है कि हम भी लाइन में आ जाए, हम भी स्क्रिप्ट को फॉलो करें, हम भी माने कि 18th अमेंडमेंट में तरमीम हो, हम भी माने कि एनएफसी अवार्ड में चेंजेस हो, हम भी माने कि इस हाउस से काला कानून पास हो, लेकिन हम कल भी इन दबाव में नहीं आए, आज भी इन दबाव में नहीं आए और कल आगे जाके आप देखेंगे कि मेरा मौक़िफ़ चाहे वो 1973 की आईन पे हो, 1 यूनिट के खिलाफ हो, अवार्ड पे हो, चाहे वो जमहूरी हकूक पे हो, इंसानी हकूक पे हो, इस मुल्क के गरीब अवाम के मुआशी हकूक पे हो, हम आपके दबाव की वजह से अपना मौक़िफ़ नहीं चेंज करेंगे कि अगर आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है कर लो। हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। अब इस तोशा खाना रेफरेंस केस की समात के बाद जहां वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का मिजाज काफी जारहाना, काफी बरहम दिखाई दिया, वहीं सिंध के अंदर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई दिए। वो क्या कह रहे थे सहाफियों से बात करते हुए, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव, एज इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द सिंध असेंबली, मैं आपको बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में ये खुनस कहते हैं, क्या कहते हैं, खनास है, जो भी फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। ये जब इनको मर्जी होती है टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, हमें पता नहीं क्या इश्यूज हैं हमारे साथ इस वक्त, हमें पता नहीं हिंदुस्तान कश्मीर में क्या कर रहा है, हमारे इंटरनेशनल फ्रंट पे जो और आपने डिप्लोमेटिक आपने गलतियां की हैं, लेकिन अब इससे अटेंशन हटानी है ना। अटेंशन हटानी है तो सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची के अलावा कोई और चीज मिलती नहीं। अब वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात जिस तेजी से बढ़ रहे हैं और जिस तरह की बयानबाजी दोनों अतराफ से हो रही है, वो किसी बड़े बहरान का पेश खैमा है। मौजूदा आलमी हालात और कोरोना के बाइस पैदा होने वाले माशी हालात किसी भी किस्म के सियासी बहरान की कम अज कम इजाजत नहीं देते हैं। कराची की अबतर होती हुई सूरत हाल, पीपल्स पार्टी पर केसेस और उन पर होने वाली सियासत का नुकसान सिर्फ और सिर्फ सिंध और कराची के अवाम को हो रहा है। ऐसे में 2 रोज पहले कराची पर MQM, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे के साथ
साथ देकर चलने की खबर, एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर चलने की खबर, कदम से कदम मिलाकर चलने की खबर काफी खुशाइन थी, इस पर मुबारकबादें भी दी जा रही थी। वहीं आज के वाकयात बता रहे हैं कि वफाक और सिंध टकराव के रास्ते पर अब भी मौजूद हैं, अभी संभले नहीं है। सिंध और वफाक के दरमियान क्या चल रहा है, क्या ये सब कुछ आवाम के लिए हो रहा है या फिर मामला कुछ और है, इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर इम्तियाज शेख हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब आपके वक्त के लिए। ये सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत के बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी पर प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। और थोड़ी देर बाद मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफियों से बात करते हुए उनका कहना था कि असल में सिंध हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है। उनकी गुफ्तगू से तासुर मिल रहा था। ये सिंध हुकूमत पर कौन दबाव डाल रहा है, पीपल्स पार्टी पर प्रेशर कौन बढ़ा रहा है और इस प्रेशर की बुनियादी तौर पर वजूहात क्या हो सकती हैं शेख साहब? देखिए जी, आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो कोर्ट जरदारी साहब आसिफ अली जरदारी साहब की हेयरिंग के बाद जो बयान दिया वो हकायक पे मबनी है। उससे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, हमारी पार्टी, हमारे चेयरमैन और बाकी जो हमारी सीनियर लीडरशिप है वो बार बार बोलती रही है। और इवन आसिफ अली जरदारी साहब का अपना बयान भी कुछ दिन पहले इसी सिलसिले में आया था कि 18वीं तरमीम जो आई थी जिसके तहत सूबों को खुद मुख्तारी मिली, सूबों को मतलब इख्तियारात मिले और छोटे सूबे ख़ास तौर पे मतलब तमाम बल्कि पाकिस्तान लेकिन छोटे सूबे ख़ास तौर पे एम्पावर्ड फील कर रहे थे कि जी मुख्तलिफ इशूज़ में उनकी से है, तो उसको मतलब तब्दील करना चाहते थे। ये वफाकी वज़रा की स्टेटमेंट्स भी आपने पढ़ी होंगी कुछ अर्सा पहले, मतलब मुख्तलिफ उन्होंने कहा डिस्कस करनी है। तो प्रेशर तो मतलब इमरान खान ही डाल रहे हैं ना, मतलब मुख्तलिफ जो PTI की तरफ से आ रहा है और वो पता नहीं क्या चाहते हैं कि सूबों को मतलब वापस मरकज़ के तसल्लुत में क्यों देना चाहते हैं, ये इसका नहीं पता। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा ना कि प्रेशर डाला जा रहा है ताकि पीपल्स पार्टी भी लाइन पे आ जाए, तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब प्रेशर डाल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी लाइन पे आ जाए, पीपल्स पार्टी को लाइन पे इमरान खान साहब लाना चाहते हैं? जी हाँ, जाहिर बात है जी, प्राइम मिनिस्टर वही हैं, मतलब वही चाहते होंगे, उन्हीं की ख्वाहिश होगी कि उनको और इख्तियारात मिल जाएं ताकि फिर और अपोजिशन को वो क्रश कर सकें, इस तरह की बात कर सकें कि उनकी अपना मंशा के मुताबिक पूरे मुल्क का कारोबार चले। शेख साहब, एज लॉन्ग एज 18th अमेंडमेंट इज कंसर्न्ड, या जहां तक गवर्नर राज की बात है, तो आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आईनी ऑप्शन से मुराद कतन गवर्नर राज नहीं है, लेकिन मुराद अली शाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिसके जहन में कोई खन्नास का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि उसको ख़त्म कर दें और हम एग्जीक्यूटिव पावर्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि गवर्नर राज वाली ऑप्शन कोई ज़ेर गौर नहीं है, आईनी ऑप्शन से मुराद कतन गवर्नर राज नहीं है। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर का ये कंसर्न है कि हमारे अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो क्या सिंध हुकूमत को एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं ले रही किसी जगह पर? देखिए जी, सिंध हुकूमत बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रेशर जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो डाला जा रहा है। इसी तरह जिस तरह कुछ दफे से मतलब गवर्नर रूल की बात आज से 6 महीने पहले यहाँ शमीम नकवी साहब ने यहाँ बात की थी और दूसरे MPs ने यहाँ बातें शुरू कर दी थी। फिर कहा गया कि 30 MP हमारे रास्ते में हम तोड़ के ले आएंगे। असल में एक तो मतलब बिल्कुल सियासत में नए हैं, इनको पता नहीं है कि क्या कानूनी आईनी चीज़ें क्या हैं, वो इस तरह की बातें करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो मुमकिन नहीं है तो मतलब फिर उन्होंने दूसरे ऑप्शंस की बात की, फिर कहा कि कराची को एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग कर दिया जाएगा और इस तरह की बातें कुछ अरसे से चलती रहीं। और पिछले दिनों ख़ासतौर पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अपना उसमें मीडिया में आती रही, चीज़ें होती रही, तो डेफिनेटली उनको जवाब देना पड़ा और मुराद अली शाह साहब ने सही जवाब दिया। शेख साहब, 2 रोज से हम ये सुन रहे थे कि कराची की तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर कराची के अवाम के मसाइल हल करने को तैयार हैं। 2 रोज से खबरें गर्दिश कर रही थी। आज तोशाखाना रेफरेंस केस के बाद जो फजा बनी, बिलावल भुट्टो साहब ने पहले तो मीडिया से बात की, फिर उसके बाद मुराद अली शाह साहब आए, तो उसके बाद तो माहौल बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इससे पहले जो कंसेंसस हुआ था, क्या ना ही समझे फिर? देखिए जी, मसला ये है कि यहाँ कोई कोलिशन गवर्नमेंट तो है नहीं, यहाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और ये लोगों ने दी है और मतलब किसी एक पार्टी ने या किसी इदारे ने या किसी मतलब फ़र्द ने नहीं दी। तो मतलब हुकूमत तो हक है जिस तरह पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है उस हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो डेफिनेटली मुराद अली शाह साहब ने भी वही बात की कि हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शेयर नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हम मिल बैठ के काम करने को तैयार हैं, पहले भी तैयार थे। शेख साहब, अब जब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और बड़े अरसे से हो रही है, मेरा ख्याल है इस माहौल के बाद तो कुछ सियासी कमेटी भी और सियासी मुशावरत भी नहीं हो सकती है। एग्जीक्यूटिव पावर शेयर करना तो दूर की बात है। जब चीफ मिनिस्टर सिंध ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात शेयर नहीं करेंगे, तो इससे क्या मुराद है कि खदशा कहीं पर है कि गवर्नर रूल लगेगा, खदशा कहीं पर मौजूद है कि आईनी तौर पर कोई अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जाएगी, खदशा है कि 18वीं तरमीम को चैलेंज किया जाएगा, लेकिन इन तमाम तर खदशात को तो रद्द कर रही है खुद वफाकी हुकूमत।
देखिए जी, वफाकी हुकूमत रद्द नहीं कर रही। इस तरह के बयान आते रहे हैं इनके लोगों के, इनके वज़ीरों के, वज़ीर आज़म हाउस से भी और अटॉर्नी जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जी मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। इस तरह हवा में बात नहीं थी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसका इतना शदीद रिएक्शन आएगा कि आपको अंदाज़ा नहीं उसका। सिंध की वहदानियत पर कोई सवाल नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी मतलब ये अगर जहन में किसी के है कि वो कराची को अलग कर देगा या गवर्नर रूल लगाना, देखिए इस तरह की पहले भी चीज़ें होती रही हैं। ऐसी कोई भी आईनी ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। वो जी बाद में क्लियर किया ना जी। देखें जी, ऑन रिकॉर्ड है तो सुप्रीम कोर्ट में उनका भी बयान वो भी ऑन रिकॉर्ड है। वो भी मतलब मुझे और आपको या किसी को नहीं कहा था, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में उन्होंने। लेकिन उस वक्त भी गवर्नर रूल की बात तो उन्होंने नहीं की थी साहब। उस वक्त आईनी ऑप्शन ज़ेरे गौर है, ये बात जरूर हुई थी, लेकिन गवर्नर रूल की बात नहीं हुई थी। हाँ, गवर्नर रूल की बात तो अभी भी हम नहीं कर रहे हैं ना। हम तो बात ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शंस की बात कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं हो, या मतलब इस तरह की चीज़ जो कि मतलब वो चीज़ होती ना हो। 149 की बात कर रहे हैं तो 149 आप पढ़ लेना, 149(4) की बात कर रहे हैं तो पढ़ लें। इस तरह क्या हो गया है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को सिंध की कि एकदम इतनी ख़राब हो गई कि मरकज़ उसमें करे, या कौन सी फाइनेंशियल ऐसी आपका खदशा क्या है? वफाकी हुकूमत क्या करेगी इकोनॉमी? देखें जी, वफाकी हुकूमत जो है जिस तरह करती आ रही है ना कि मुख्तलिफ चीज़ों को मतलब इंटरफियर करना, हमारे काम में मुदाखलत करना, हमारे फाइनेंसेस रोकना, हमारे मुख्तलिफ जो मतलब इश्यूज़ हैं हमारे उनमें मतलब रुकावट डालना, एनर्जी के मामला में बिल्कुल नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड है। और जहाँ जहाँ भी हमने बात की है और CCI में बात की है, मुख्तलिफ फोरम से बात की है, वो नहीं करना। यही वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। तने तनहा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहती है तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? यानी वो पानी का मसला हो, गंदगी का मसला हो, कि इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हो, आपके पास ऑप्शन क्या है सर? क्या हल दिखाई देता है आपको? देखें जी, मसला ये है कि हर मसले का एक ऑप्शन है, हर मसले का एक सोल्यूशन है। तो मतलब तो क्या मतलब हमने कभी कहा कि लाहौर के मामलात, पंजाब के मामलात में हमें आप बिठा दें, हम उन गवर्नमेंट के साथ जाके बैठ जाते हैं? देखिए इस तरह कभी भी नहीं होता। ये तो मतलब सोचना ही बड़ा अजीब सा है। लेकिन डेफिनेटली कॉपरेशन, बैठ के मशावरत, बैठ के, लेकिन ये कहें कि आप इलेक्टेड पार्टी के पास या एमकेएम के पास, इसलिए कंपेयर करना तो मेरा ख्याल है जायज़ नहीं है। देखें जी, हर शहर के मैंडेट को तो नहीं करेंगे ना आप। ये तो पूरे सूबे का आइन के मुताबिक हुकूमतें बनती हैं, आइन के मुताबिक काम चलता है। ये तो नहीं हो सकता कि कल कहूँ कि लाड़काना में पीपल्स पार्टी की है तो सबको बाकियों को आप उड़ा दें। ये पूरे सूबे का मतलब मसला है ना जी। हर सूबे में सूबाई हुकूमत है और वो भी आइन के मुताबिक है। पाकिस्तान में मतलब बहुत से इलाकों में जहाँ PTI की हुकूमत नहीं है, लोग नहीं है, तो क्या मतलब फिर वहाँ PTI की हुकूमत नहीं होगी? तो ये मतलब बड़े अजीब सा एक मतलब डिस्कशन है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनकी हुकूमत है और हम मसला हल करना चाहते हैं, हम अपने तौर पे कर रहे हैं। अगर मतलब फेडरल गवर्नमेंट या कोई और हमारे साथ सियासी फरीक बैठ के बात करना चाहता है, मशावरत करना चाहता है, ज़रूर करे, मदद करे। बल्कि हम तो कहते हैं NDMA का आया तो हमने वेलकम किया NDMA, बिल्कुल, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर्स आप शेयर नहीं करेंगे और ना इसके लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई वजीर इम्तियाज शेख हमारे साथ मौजूद थे। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि वफाकी हुकूमत बेजा प्रेशर डाल रही है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू आपने सुनी, वो भी ये कह रहे हैं कि उन पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। मुराद अली शाह साहब ने भी इसी खदशे का इजहार किया है कि असल में एग्जीक्यूटिव पावर्स का मामला है, उसको हम शेयर नहीं करेंगे, प्रेशर डाला जा रहा है। वफाकी हुकूमत या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर क्यों डाल रही है सिंध हुकूमत पर? काम करने दें। कौन सा प्रेशर डाल रही है, कैसा प्रेशर डाल रही है, क्यों प्रेशर डाल रही है? ये वही बात है कि जैसे NCOC और NEC के इजलास में वज़ीर आला साहब बैठते थे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जी ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, और वहाँ बैठक कर अभी भी ये 3 रोज़ पहले इस्लामाबाद में एक बैठक लगा कर आए हैं। और मैं दोबारा क्लियर करता चलूँ कि कोई वफाकी हुकूमत ना कोई इख्तियारात को कराची को टेक ओवर करना चाह रही है, ना सिंध गवर्नमेंट के इख्तियारात लेना चाह रही है। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को मदद करना चाह रही है। जो ये कहते थे कि जी वफाक हमारी मदद नहीं करता, वफाक ये नहीं करता, वफाक वो नहीं करता, तो वफाकी हुकूमत सिंध गवर्नमेंट की मदद करना चाह रही है। साहब, जब आप 18th अमेंडमेंट की बात करेंगे, जब आप ये कहेंगे कि 30 MPs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध असेंबली में वो हमारे साथ राब्ते में है, आप जब ये कहेंगे 149(4) की बात करेंगे, जब आप गवर्नर रूल की बात करेंगे, तो फिर तो सिंध हुकूमत का शकवा बनता है ना कि आप इंटरवीन कर रहे हैं। इसीलिए शायद मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स हम शेयर नहीं करेंगे आपके साथ। देखिए, ना तो गवर्नर रूल लगाना चाहते हैं हम,
ना 149(4) के तहत कुछ करना चाहते हैं। 18th अमेंडमेंट में कोई इसके हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए 18th अमेंडमेंट को करने के लिए। बात यह है कि ये शोशा छोड़ा गया और हमने नहीं छोड़ा है। ये कमेटी की बात कल और उस दिन एक सीनियर एंकर ने कह दिया कि जी कमेटी बन रही है, ये हो गया वो हो गया। एक सीनियर एंकर ने कहा, पीटीआई ने नहीं कहा, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं कहा। गुज़िश्ता रोज नासिर शाह साहब आ गए कि जी हम कमेटी को वेलकम करते हैं, इत्तेहाद हो गया। भाई कौन सा इत्तेहाद? फिर मुर्तज़ा भाब ने कहा, तो नासिर शाह आगे निकले, उन्होंने कहा नहीं जी कमेटी बन गई, वज़ीर आला चेयरमैन होंगे। आज खुद ही वज़ीर आला कह रहे कोई कमेटी नहीं बनी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मतलब खुद ही वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है। मैं बताना चाहता हूँ कुछ हो रहा है, बातचीत चल रही है, वफाक इनकी मदद करना चाहती है। वफाक कहती है बताएं कैसे इस मामले को हल करें, चूँकि कराची को लावारिस नहीं छोड़ा जाता, कराची को कचरा कुंडी ये नहीं बनने दे सकते। कराची में हमारा वोटर है, कराची ने हमें मैंडेट दिया है, कराची पे MP MNAs हमारे, हर शख्स को अपने हल्के की फिक्र होती है। तो ये शहर पूरे मुल्क को चलाता है, 65% रेवेन्यू इससे जनरेट होता है। सिंध का 90% बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कराची के तमाम तो स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हो जाए, एक टेबल पर बैठ जाए, मसाइल को हल करने की तरफ सीरियस हो, तो इससे बड़ी अच्छी बात कराची के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए नहीं हो सकती है। आप ये रहे कुछ बात चल रही है, वो क्या बात है और कहां है जो चल रही है और क्या ऑप्शंस है जो आप सिंध हुकूमत को दे रहे हैं? देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया। हम चाहते हैं कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स, जैसे देखिए सबसे बड़ी स्टेक होल्डर सिंध गवर्नमेंट है, चूंकि उनके एग्जीक्यूटिव पावर है, वो वज़ीर आला है यहाँ के, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सारा कुछ उन्हीं के पास है। उसके बाद हम इसलिए हैं कि यहाँ कराची में वोट हमें मिला है, कराची के मेजॉरिटी, मतलब कराची के अवाम कौन है? हम नुमाइंदे कराची के अवामी, सबसे बड़े स्टेक होल्डर इस अवामी हिसाब से हम हो गए। फिर कराची की KMC DMCs वगैरह हैं। हम चाहते हैं सब मिल बैठकर सिंध गवर्नमेंट को मदद करें और सिंध गवर्नमेंट लीड ले और आके काम करके दे, गिला तो ना करे। पहले कह देते ना हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ हम भाई करना चाह रहे हैं तो फिर, और किसने कह दिया कि सिंध टूट रहा है, नहीं टूटने देंगे? भाई कहाँ से आ गया, कोई बात ही नहीं है। में ही एक शोशा बना के सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है ना कराची अलग। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर मीडिया नुमाइंदगान के सामने बयानबाजी होगी, एक तरफ से बयान होता है, दूसरी तरफ से बयान आ जाता है, एक तरफ से स्ट्राइक होती है, दूसरी तरफ से काउंटर स्ट्राइक किया जाता है उसको, तो इस तरह से तो मामला आगे नहीं चलेंगे ना। हलीम आदिल शेख साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे या MQM की तरफ से बयानबाजी की जाए, ऐसे तो मामला हल नहीं होंगे ना। देखिए जहां देखिए मामलात आपने देखा कि NCOC में, उस कमेटी में बैठकर NCOC में सारे मामलात वहाँ हल होते थे। बाकी ये आपको पता है कि रेसलिंग चलती रहती है, ये सियासी बयानबाजी सब लोग करते रहते हैं पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए, अपनी पार्टी के वोट बैंक के लिए। जैसे आज वज़ीर आला साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अपने वोट बैंक को, अंदरूनी सिंध में अपना वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कह दिया कि जी सिंध धरती माँ, उसको नहीं। तो भाई कहाँ जा रही है धरती माँ? कहीं नहीं जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह MQM ने कहा हम सूबे बनाएंगे, ना खुदा ना खास्ता धरती माँ कहीं जा रही है, ना कहीं सूबे बन रहे हैं। ये लोग अपने वोट बैंक को, लेकिन हमारा स्टेक, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शोशे नहीं छोड़ती है लिसानी बुनियादों के ऊपर। वोट बैंक की जितनी जरूरत आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, या इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी MQM को जितनी जरूरत आज वोट बैंक बचाने की, शायद इससे पहले नहीं थी, क्योंकि अब तो बल्दियाती इंतखाबात भी करीब आ गए हैं। तो इसका मतलब ये कि आप तो फिर हम ना ही समझे, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठ सकती है, ना PTI बैठ सकती है, ना MQM बैठ सकती है, क्योंकि अब तो वोट बैंक बचाने का मामला है ना। हलीम आदिल शेख साहब, देखिए वोट बैंक बचाना सबका हक है, हम काम के ज़रिए बचाएंगे। ये लोग शोशे छोड़ के, लिसानी शोशे छोड़ के, कौमियत की बुनियाद पे, लिसानियत की बुनियाद पे वोट को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। सबकी अपनी अपनी सियासत है, हम चाहते हैं सबको जोड़ के आगे बढ़े। और देखिए कराची अगर ठीक हो जाता है तो सब विन विन कंडीशन के अंदर है। मिसाल दे दूँ, कराची जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब थी, फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त की आई, हमारे इदारे आए, फ़ौज पाकिस्तान आई, रेंजर्स आई, एजेंसीज आई, कराची ऑपरेशन हुआ नेशनल एक्शन प्लान के तहत, और कराची में अमन ठीक हो गया। कौन जीता? सिंध गवर्नमेंट जीती। ये क्रेडिट तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत का है ना। ये तो नवाज शरीफ दौर के अंदर हुआ ना, नेशनल एक्शन प्लान भी एग्जीक्यूट होता है, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार थी सिंध में। तो मैंने, मेरा ख्याल है आपसे यही कहा है, मैंने कोई नहीं कहा, मैं कोई इतना वो नहीं हूँ कम फहम कि मैं कह रहा हूँ उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट भी जीती, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जीती, पार्टी भी जीती, इदारे भी जीते, शहर कराची भी जीता। मैं यही कह रहा हूँ आपसे, मैंने कोई अलग बात तो नहीं की आपसे कि PTI जीत गई।
मैं वही बात कर रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट्स आती हैं और उसके बाद लाजिम बात है हम उसी तरीके का अब इन वो मदद किया था ना, आगे काम तो सिंध ने किया था, सिंध पुलिस ने और सिंध के इदारों रेंजर्स को सिंध ने रखा हुआ था, उन्होंने काम किया था, फेडरल गवर्नमेंट इदारा मदद की थी। अब भी हम मदद करना चाह रहे हैं, अब इन्हें मदद नहीं चाहिए तो इन काइंड दे रहे हैं ना भाई, ले लेना हमसे। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि आपके कह पास रहे हैं ऑप्शंस क्या है, आगे क्या बढ़े, मॉडल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, कैसे हेल्प करना चाहते हैं आप? वो क्या ऑप्शंस है जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने, ऐसे हुकूमत के सामने रखते हैं और वो मानते नहीं है? मॉडल बन रहा है मीटिंग, देखें जी माने हुए हैं, सारी 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 1-2 मीटिंग्स के अंदर सारे TOR सामने आ जाएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। लाजिम बात है, हम मॉडल ये है कि हम मदद करना चाहते हैं सिंध गवर्नमेंट को, हम कराची को मसाइल से निकालना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि झाड़ू लगा दें कराची में आके, कराची के पानी का मसला, कराची के कटर का मसला, कराची के कचरे का मसला, लेकिन बहुत बड़ा मसला कराची के फंड्स का मसला है सर। आज भी मुराद अली शाह साहब ने अपने फंड्स की बात की है, 225 अरब रुपए की बात करते हैं। जब बात करते हैं वो कहते हैं कि ये फंड्स रिलीज करने थे, वफाकी हुकूमत ने नहीं किए जा रहे। देखिए जी, इसका जिम्मेदार मुराद अली शाह साहब खुद हैं और सिर्फ इसकी जिम्मेदार नहीं है, वो इसके जिम्मेदार भी हैं कि सिंध को 225 अरब कम मिले, पंजाब को 475 अरब कम मिले, KP को 156 अरब कम मिले। 65% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है। उन्होंने कोरोना के बाद आके बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, ये बंद कर, नादिर शाही लॉकडाउन लगा दिया, रेवेन्यू खत्म हो गए, काम बंद हो गया, बिजनेस खत्म हो गया। वो तो मुश्किल से हमने खोल लिया, नहीं तो और कम होते। और आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने अपने जेब से नहीं खान साहब ने देने होते, जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसकी परसेंटेज जाती है। जब रेवेन्यू कराची से 65% इकट्ठा होता है, जब कम इकट्ठा हुआ तो पैसे कम आए, जैसे बारिश ज़्यादा आता है तो पानी ज़्यादा आता है, रेवेन्यू कम इकट्ठा होता है तो आगे कम आता है। ये फार्मूला तो इनको समझना चाहिए, इनके अपने साइंसदान का फार्मूला है। तो बात यह है कि हम कोई ऐसा इशू नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट आगे बढ़े, काम करे, हम उनका साथ दें, हम उनसे कुछ नहीं छीनना चाह रहे। और ये कमेटी हो, एडवाइजरी कमेटी हो, कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, ये कमेटी हो, कोई कमेटी हो, लेकिन कुछ ना कुछ हम समझ रहे हैं कि इंशाल्लाह बेहतर होगा और सिंध गवर्नमेंट के एतमाद से होगा। सिंध गवर्नमेंट को हम मदद करेंगे और हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट आगे बढ़े, काम करे। फंड्स का इश्यू नहीं है, नो लिमिटेड फंड्स है इस काम के लिए, फंड्स की कोई शॉर्टेज नहीं आएगी इंशाल्लाह इन कामों के लिए। लेकिन जाली अकाउंट में भेजने के लिए तो शायद प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अगर काम करना चाहेंगे तो कोई फंड्स की शॉर्टेज नहीं होगी। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम मामला है, और वो अहम मामला कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स का है। O लेवल्स, A लेवल्स के स्टूडेंट्स अपने मुतालिबात के हक में सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी दिक्कत क्या है, उस दिक्कत का जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में तालीमी सरगर्मियां मुंजमद हो गई थी। एजुकेशनल एक्टिविटीज को दुनिया भर के अंदर एक ब्रेक सी लग गई थी, जिसके बायस तलबा और तालिबात को अगली क्लासेस में प्रमोट किया गया। ताहम कैम्ब्रिज सिस्टम के तहत जो A लेवल्स या O लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके इम्तहानात आमतौर पर मई या जून के महीने में होते थे। उनके नताइज का ऐलान एक खास सिस्टम के तहत किया गया है, जिसकी वजह से कई तलबा बड़े नाखुश दिखाई दे रहे हैं और उन्हें जामियात में दाखिला लेने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से वो कैम्ब्रिज के ग्रेडिंग सिस्टम पर कई सवालात उठा रहे हैं। इम्तहानात की रेगुलेटरी बॉडी द ऑफिस ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड एग्जामिनेशंस रेगुलेशन की जानिब से नताइज जारी करने के लिए 4 मराहिल पर मबनी एक नया सिस्टम तरतीब दिया गया था। इस पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर वो 4 लेयर्ड सिस्टम था। हतमी नताइज के लिए इस सिस्टम के तहत असातिज़ा ने तलबा की गुज़श्ता 1 साल की कारकर्दगी के तमाम शवाहिद जमा करके इन बुनियाद पर तलबा को अंदाजे की बिना पर ग्रेड्स दिए थे, और इसके साथ साथ इम्तहानात की रेगुलेटरी बॉडी में एक रैंक ऑर्डर भी जमा कराया, और रेगुलेटरी बॉडी ने फिर असातिज़ा की जानिब से दिए गए ग्रेड्स पर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस लगाया। इस तरीक़ाकार का मतलब यह है कि स्कूल का पिछले 3 सालों का नतीजा देखा गया कि लास्ट 3 ईयर्स के अंदर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है। इन सालों में कितने फीसद बच्चों ने A+ ग्रेड्स हासिल किए, कितनों ने A ग्रेड्स लिए, कितने B, C और U ग्रेड्स हासिल कर पाए थे। इसी की बुनियाद पर रेगुलेटरी बॉडी ने यह अंदाजा लगाया कि इस साल भी स्कूल में इसी तरह का नतीजा आएगा, यानी कुछ ऐसा ही रिजल्ट एक्सपेक्टेड होगा जिस तरह पिछले 3 सालों में आया है। और कैम्ब्रिज ने असातिज़ा की जानिब से दिए गए ग्रेड्स और स्कूल की पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस का जायजा लेते हुए तलबा को हतमी तौर पर बहुत कम ग्रेड्स दे डाले। अब यहाँ तक कि कई तलबा को U ग्रेड देकर फेल भी कर दिया गया, जबकि वो इम्तहानात के अंदर अपीयर ही नहीं हुए थे। यानी अगर प्रीवियस परफॉर्मेंस देखी जाए या इस साल के एग्जाम्स देखे जाएं, अपीयर नहीं हुए तो फिर वो यकीनन कैसे ग्रेड फेल कैसे किया जा सकता है जब वो अपीयर ही नहीं हुए हैं, कोई असेसमेंट का हिस्सा ही नहीं बने हैं। कैम्ब्रिज नताइज के खिलाफ पाकिस्तान भर में तलबा और तालिबात सरापा एहतजाज हैं। उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाता है। हम लोग को
गवर्नमेंट ने बात कर ली है आगे जो है कैम्ब्रिज से, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद नेशनली अभी तक क्यों कुछ नहीं किया? स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड ने गवर्नमेंट से सबसे पहले अपने बच्चों के लिए खुद स्टांस लिया था। हम चाहते हैं कि एचईसी जो है हमारे एडमिशन तो सिक्योर करे। कैम्ब्रिज से हमें कोई उम्मीद नहीं, हमें अपनी गवर्नमेंट से उम्मीद है, हम अपनी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जितनी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमें हमारे स्कूल के जो ग्रेड्स हैं जो कि कैम्ब्रिज को भेजे गए हैं उसके बिहाफ पे हमें एडमिशन्स दिए जाएं ना, और हमारे साल ज़ाया होने से बचाए जाए। और ये सिर्फ एचएससी कर सकती है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर ही है ये, और हमारा मुतालबा यही है कि हमारे साल ज़ाया होने से बचाएं। और हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी जो हैं ए लेवल्स के रिजल्ट्स को नलिफाई कर ताकि हमारा आराम से एडमिशन हो। हम लोगों को अच्छी एजुकेशन के लिए हम लोग हमारे माँ बाप इतनी स्ट्रगल करते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी फीसेस देते हैं अमाउंट की, और यही लोग अपना माफिया बना के हमारा फ्यूचर तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अपने पाकिस्तान की अवाम है, हम अपना पाकिस्तान का फ्यूचर है, इनका काम है, हमारी गवर्नमेंट का काम है कि वो हमारे लिए स्टैंड ले। हमारे स्कूल हमारे लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। अब ये तलबा जो अपनी दिक्कत बयान कर रहे हैं, इनका असल मसला है क्या और फिर इनका मसला हल कौन कर सकता है, इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त अली मोइन नवाजिश हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली, आपकी कीमती वक्त के लिए। ये बताइएगा कि पैंडेमिक की वजह से अक्रॉस द ग्लोब स्टूडेंट्स की सफरिंग्स तो बढ़ी हैं, लेकिन ये जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, इनकी सफरिंग्स, इनकी मुश्किलात बाकी स्टूडेंट्स से मुख्तलिफ और बाकी स्टूडेंट्स से ज्यादा कैसे हैं? जी बड़ा अच्छा सवाल किया। बेसिकली मुख्तलिफ जब इम्तिहानात नहीं हुए वबा की वजह से और एक्चुअल फिजिकल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए जा सके, तो उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए थे, जिसमें एक सॉल्यूशन जिस तरह पाकिस्तान में हुआ जो एफएससी स्टूडेंट्स या एफए स्टूडेंट्स के लिए किया कि उनके पिछले मार्क्स को डबल करके 3% ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। तो कैम्ब्रिज ने और ओए लेवल्स के जो बोर्ड्स हैं दुनिया भर में, इवन यूके में और इंग्लैंड में, उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक प्रिडिक्टेड ग्रेड लेंगे, यानी टीचर्स बताएंगे कि अगर ये बच्चा इम्तिहान देता तो इसके क्या ग्रेड आते हैं। फिर जब सारी ये प्रेडिक्शंस उनके पास आएंगी, उनको वो स्टेटिस्टिकली एनालाइज करेंगे और उसको कंपेरेबल बनाएंगे पिछले सालों के रिजल्ट से, कि ये ना हो कि हर बच्चे को ए दे दिया गया है या हर बच्चे को बुरा ग्रेड दे दिया गया है। तो स्टेटिस्टिकली द परफॉर्मेंस जो है वो पिछले सालों के साथ कंपेरेबल होनी चाहिए। तो इस प्रोसेस में जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि आपने ओवरऑल तो स्टैंडर्ड एक जैसा रख लिया कि इस साल जितने ग्रेड्स आए उतनी पिछले साल थे, उतनी उससे पिछले साल थे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर उसको प्लस माइनस करते हुए बहुत सारी नाइंसाफियां हो गई। और स्टूडेंट्स एक सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अगर हमारे पहले ए ग्रेड्स थे और अच्छे ग्रेड्स थे, अब हमारा ग्रेड कम कैसे हो गया, और एक पेपर जो हमने पहले कभी दिया ही नहीं और पहले हम कभी फेल नहीं हुए, तो अब हम फेल कैसे हो गए। तो ये स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज जो हुई उसकी वजह से सारे मसले। अच्छा मुझे बताइए, गलती किस एंड पे है? क्या कैम्ब्रिज ने ये जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है इसको डिफाइन करते हुए कोई गलती की है, या इंटरनल जो ग्रेडिंग है मतलब स्कूल्स के ऊपर छोड़ा गया, वहां पर ग्रेडिंग ठीक नहीं हुई और उन जो कैम्ब्रिज को पास ऑन किया गया स्टैटिस्टिकल डेटा है वो गलत था? ये गलती किस एंड के ऊपर है? मेरा ख्याल है गलती जो है वो सिस्टम की कंसेप्शन के वक्त हुई। अब हमें ये तो नहीं पता कि कैम्ब्रिज ने क्या किया, क्योंकि उन्होंने वो डिटेल्स उस तरह बताई नहीं, लेकिन जो यूके के बोर्ड्स ने बताई हैं डिटेल्स कि उन्होंने किस तरह कैलकुलेट किया, और बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि कैम्ब्रिज ने उनका सिस्टम फॉलो किया है। उसमें हमें ये पता चला कि उन्होंने रैंकिंग्स उठाई और स्कूल की परफॉर्मेंस पास्ट की उठाई। टीचर्स ने जो प्रेडिक्टेड ग्रेड्स भेजे उसको उन्होंने इतना कंसिडर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ रैंकिंग को कंसिडर किया और पास परफॉर्मेंस को कंसिडर किया और बच्चों को ग्रेड्स दे दिए। कैम्ब्रिज जो है वो इसको रिविजिट कर रहा है और हो सकता है कि ये डिसीजन जो है वो रिवर्ट भी हो जाए। अब ये डिसीजन कल आना है जैसे आप बता रहे हैं। कितने इम्कानात हैं कि जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनके इश्यूज को पाकिस्तान में भी, जहां दीगर ममालिक के अंदर एड्रेस किया गया है, पाकिस्तान में भी किया जाएगा? और फिर जो यूनिवर्सिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो है क्या उनको कोई कोटा भी मख्तस कर देना चाहिए कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के लिए, ए लेवल्स ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए? क्या ये कह रहे हैं आप? नहीं, कोटा नहीं। देखें, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कंडीशनल एडमिशन देती हैं कि ठीक है आपका एडमिशन हो गया, ये आपने ए लेवल्स में ग्रेड्स हमें ला के देने हैं। तो अब इन ग्रेड्स की बेसिस पे उनका एडमिशन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। और ऑब्वियसली इसका जो फेयर सिस्टम है वो ये है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के अभी एडमिशन होने हैं उसमें एंट्री टेस्ट को आप ज़्यादा अहमियत दे दें एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ख़त्म हो रहा है, इंस्टीट्यूशन भी सितंबर में खुल रहे हैं, तो एज़ कम्पेयर टू कि आप दोनों सिस्टम्स के अंदर आप क्वेश्चंस उठा सकते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि एग्जाम्स तो नहीं हुए, तो फेयरनेस के लिए आप एंट्री टेस्ट को ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं। और इसके साथ साथ ये कि
इस पूरी पैंडेमिक में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट को भी और हमारी यूनिवर्सिटीज़ को समझने की ज़रूरत है, और कैम्ब्रिज को भी टू सम एक्सटेंट, कि हमने स्टूडेंट्स की ज़िंदगियाँ आसान बनानी है, उनके लिए अननेसेसरी चैलेंजेस क्रिएट नहीं करने। और इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब जब यूके गवर्नमेंट ने कर दिया, और इस गवर्नमेंट के करने का मतलब ये है कि इस सिस्टम में एक फ्लॉ था, अब हमें भी इसको एक्सेप्ट करके एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जो कैम्ब्रिज वाली बात आप कर रहे हैं कि वो जो डिसीजन वो रिवर्ट भी हो सकता है, रिवाइज हो सकता है, वो भी पॉसिबल है? उसमें अब ये मेरा एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कैम्ब्रिज 2-3 पॉसिबल स्टेप्स कर सकती है। एक, वो ये कह सकती है कि ठीक है, जिनका टीचर्स के असेस्ड ग्रेड्स में से ज़्यादा फ़र्क था, उनके ग्रेड्स हम अपग्रेड कर देते हैं। एक ये ऑप्शन हो सकती है। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है, वो कह सकते हैं कि जो बच्चे दोबारा इम्तिहान देना चाहें वो डिस्काउंट फ़ीस के साथ या फ़ीस के बगैर रीटेक कर सकते हैं, या अपील का कोई प्रोसेस बना जो पहले भी है उसको ज़्यादा आसान या उसको पैसों के बगैर बना दिया जाए। तो ये कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो सामने आ सकती हैं। क्योंकि अब टीचर्स से अब अगर आप शिफ्ट करेंगे कम्प्लीटली टू टीचर्स असेस्ड ग्रेड, उसमें एक क्वेश्चन काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि जो हमें ग्रेड पहले से मिल चुका है, इसका मतलब है कि वो अब वैलिड नहीं रहेगा, जो कुछ बच्चे अपने ग्रेड से खुश हैं, तो उन कंसर्न्स को भी एड्रेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एक हॉच पॉच बन गया है और एक बहुत बड़ा इशू बन गया, और अब कल ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट कैम्ब्रिज क्या करे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोइन नवाज़ी साहब। अली मोइन नवाज़ी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। बॉटम लाइन ये है कि स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। कैम्ब्रिज भी अगर रिविजिट करता है और अपने डिसीजन को रिवर्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कतई नज़र इस बात से हायर एजुकेशन कमीशन को जरूर देखना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को कैसे अकोमोडेट कर सकता है, स्टूडेंट्स को कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है जब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की बात आती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खारजा पॉलिसी, खारजा महाज और इसराइल की बात हो रही है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। मशरिक़ वस्ता में अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के बाद यूं महसूस हो रहा है कि दीगर अरब ममालिक भी जल्द अरब अमारात की तरह इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ऐसे में पाकिस्तान के लिए दो रास्ते हैं, या तो इसराइल को तस्लीम करके अमरीकी इत्तेहाद में आ जाए, या फिर चीन और रूसी ब्लॉक में रहते हुए कश्मीर जैसे अहम मफादात का दिफा करे। अब ये दो अहम सिचुएशंस हैं। अमेरिका और इसराइल दोनों ही भारत के दोस्त ममालिक हैं। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, भारत अमरीकी इत्तेहाद को, क्वाड्स जो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पर मुश्तमिल है, इत्तेहाद का अहम हिस्सा है, भारत उसमें रहेगा, जबकि चीन पाकिस्तान का अहम तरीन दोस्त और इत्तेहादी है। चीन उन ममालिक में से है जो पाकिस्तान के बुरे वक्त में भी हमेशा सबसे पहले मदद को पहुंचते हैं। इसी तरह इसराइल भारत का करीबी दोस्त है। इस वक्त दिफा समेत बहुत से मामलात में इसराइल भारत की मदद कर रहा है, खुसूसन मकबूजा कश्मीर में भारत इसराइली पॉलिसी पर जो उसने फलस्तीनियों पर लागू कर रखी है अमल कर रहा है। इसके अलावा तारीखी एतबार से देखें तो बानिए पाकिस्तान ने इसराइल को उम्मत के सीने में पेवस्त खंजर कहकर इसे तस्लीम करने से यकसर इनकार कर दिया था। अब एक और अहम मामला है, और वो मामला है कश्मीर कॉज का। खुदा न खास्ता अगर इस पर भी कोई डील ऑफ सेंचुरी आ जाती है और हम अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा होते हैं और हमें मजबूर किया जाता है इस डील को एक्सेप्ट करने पे, तो कश्मीर कॉज को ठेस पहुंच सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपने ओहदे का हल्फ उठाए अब 2 साल का अरसा मुकम्मल हो गया है। इमरान खान तब्दीली का नारा लेकर आगे बढ़े, मगर हम आपके सामने 5 चीजें रखते हैं जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुद तब्दील होना पड़ा। तब्दीली नंबर 1, पहला बुनियादी नुक्ता, सबसे बड़ी तब्दीली, वो लोग जो इमरान खान के करीब समझे जाते थे वो उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले गए। हलीम खान, जहांगीर खान तरीन के नाम इसमें काबिल ज़िक्र हैं। अब तब्दीली नंबर 2, मईशत की बेहतरी और मुल्क को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने का बयानिया लेकर आने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिन्हें यह यकीन था कि उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद किसी के सामने पाकिस्तान हाथ नहीं फैलाएगा, मगर उन्हें अपने बयानिए को तब्दील करके आलमी इदारों और दोस्त ममालिक के दरवाजे पर दस्तक देना पड़ी। IMF इसकी जीती जागती मिसाल है। तब्दीली नंबर 3, वो तमाम बातें जिन्हें वो ऑपोजिशन में रहते हुए नापसंद करते थे, वो हुकूमत में आने के बाद खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की पसंदीदा तो नहीं मगर काबिल कबूल हो गई। मिसाल के तौर पर अभी 3 रोज कबल ही वज़ीर-ए-आज़म सड़कों के मंसूबे की तारीफें करते दिखाई दिए। उनकी नज़र में मेट्रो बसें जगला बस नहीं है बल्कि अवामी फलाई मंसूबा है। अब तब्दीली नंबर 4 आपके सामने रखते हैं। माजी में हुकूमत चलाने को दाएं हाथ का खेल कहने वाले वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत में आकर बेबस नजर आए और इक़्तिदार को इंतहाई मुश्किल करार दिया है। उन्हें मालूम हुआ है कि इक़्तिदार कोई फूलों की सेज नहीं है बल्कि कांटों की गुज़रगाह है। तब्दीली नंबर 5, वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार से कबल कहा करते थे कि एहतसाब खुद से, फिर अपने वज़ीरों से शुरू करेंगे और उसके बाद ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, लेकिन आज 2 साल बाद
मालम जब्बा बीआरटी में उनकी हुकूमत ने स्टे ले रखा है, लेकिन 5 अच्छी तब्दीलियां भी हैं। जहां ये तब्दीलियां हैं, वहीं उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर 5 अच्छी बातें भी हैं। इन 2 सालों में बीआरटी चल पड़ी है, आईपीपी से मुआहदा हो गया है, मुल्क की तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, करंट अकाउंट खसारा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट अब कम हुआ है, डीसी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में अरबों रुपए पाकिस्तान आने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। हुकूमत के पास अरबों रुपए आएंगे इस मद में, और खासतौर पर शिबली फराज भी कह रहे हैं कि 2344 अरब रुपए इमरान खान ने बतौर वजीर आजम अवाम के बचा लिए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले अदवार के अंदर, आने वाले चंद सालों के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान क्या खुशखबरियां लेकर आते हैं। ये तो था आज का 10 तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।